गुड मॉर्निंग। सो यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स कहाँ कहाँ हुए, उसके लीडर कौन थे, लीडर्स की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी। ठीक है, कौन सी सभाएं उन्होंने फाउंडेशन रखी थी उनकी, उनके जर्नल्स देखे थे, न्यूज़पेपर देखे थे। ठीक है, फेमस लीडर्स देखे थे, उनके रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो देखी थी, उनके मूवमेंट्स देखे थे, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए थे वो भी देखे थे। ठीक है, मतलब उसको ओरली हमने डिक्टेट किया था। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कि हमने उसको पूरा टाइमलाइन के साथ देखा। ठीक है, कौन पहले आया, कौन बाद में आया। ठीक है, पूरी टाइमलाइन के साथ हमने उसको देखा। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो महात्मा गांधी की लाइफ की जर्नी से रिलेटेड है। ठीक है, उनके बॉर्न से लेके 2 अक्टूबर 1869 से लेके उनकी डेथ तक, 30 जनवरी 1948 तक, क्योंकि हर साल इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी मॉडर्न हिस्ट्री के मतलब करता धरता है। ठीक है, पूरा यूपीएससी महात्मा गांधी के आजू बाजू ही घूमता है, और मॉडर्न हिस्ट्री भी उसी के आजू बाजू घूमता है। ठीक है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से उसका जब से जन्म हुआ तब से लेके आपके इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 तक पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री उसी में कंपाइल्ड है। ठीक है, एग्जाम में वही सब पूछे जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस के जन्म से लेके भारत की आज़ादी तक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पीरियड फॉर इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो कोई देर नहीं करते, शुरू करते। सो एज ऑल यू नो, माई सेल्फ गंगेश शुक्ला। अचीवमेंट्स 2 बार मैंने क्लास 1-2 की मेंस दी है जीपीएससी, और कुछ कांटेक्ट डिटेल्स है ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। तो आशा IAS मैंने स्टार्ट किया है ताकि हम लोग बेसिक फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करें। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। तो कोई देर नहीं करते, शुरू करते। तो भाई 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ, सब जानते, बचपन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था। गांधी जी वॉज बॉर्न। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बर्थ एट पोरबंदर। ठीक है, जो कि कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, मैं थोड़ा टेम्पलेट चेंज कर लूँ इसका। तो ये पोरबंदर में लोकेटेड है जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। ठीक, फिर हम देखते हैं 1882 में क्या होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये बड़े हो गए। ठीक है, तो इनका शादी हुआ, कस्तूरबा बाई के साथ इनकी शादी होती है। ठीक है, मैरिज विद कस्तूरबा बाई, जो कि इनकी क्या थी, वाइफ थी। इनकी एज तब कितनी थी, तब उनकी एज 13 साल की थी। तब उनकी एज 13 साल की थी जब उनकी शादी हुई 1882 में। 1888 में क्या होता है, पढ़ने के लिए जाते हैं इंग्लैंड। ठीक है, रिच्ड इंग्लैंड। ठीक है, बैरिस्टर बनने के थे, सबको पता है। ठीक है, अब 93 में क्या होता है, ये दरबन पहुंचते हैं। ठीक है, अभी तो पढ़ाई वढ़ाई कर ली इन लोगों ने। ठीक है, अब प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ हो जाते हैं, दरबन। दरबन कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो वहां पे बुलाया किसने था दरबन में, तो उनके एक क्लाइंट थे, क्लाइंट का नाम था दादा अब्दुल्ला। ठीक है, तो दादा अब्दुल्ला का कोई केस था, उस केस को लड़ने के लिए ये दरबन पहुंचे थे, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं। तो दरबन पहुंचे थे ये। ठीक है, लैंडेड एट दरबन। ठीक है, लैंडेड दरबन, जो कि कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, किसका केस था, टू सॉर्ट आउट द लीगल
प्रॉब्लम ऑफ हिज क्लाइंट। ठीक है, मैं इतना लंबा नहीं लिखता, छोटा सा लिखता हूँ। क्लाइंट दादा अब्दुल्ला। ठीक है, दादा अब्दुल्ला के केस के लिए कहाँ पहुंचे ये? 1893 में डरबन, साउथ अफ्रीका। अब हमने बचपन में स्टोरी सुनी है कि उन्होंने जो है ट्रेन की टिकट ली थी, फर्स्ट क्लास टिकट, बट वहाँ पे टीटी मिला उनको, और उनको पता चला टीटी को कि ये तो इंडियन है और फर्स्ट क्लास एसी में बैठा है। तो उनको जो है एक स्टेशन था, वो स्टेशन पे उनको धक्का मार के उतार देता है। रात में इतनी ठंडी थी, बेचारे ठंडी में बाहर। स्टेशन का नाम था, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, स्टेशन का नाम था पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन। ठीक है, पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन। तो हम लोग 1893 में लिखेंगे, गांधी फेस्ड, गांधी हिमसेल्फ फेस्ड, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कैसा डिस्क्रिमिनेशन था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कलर, ठीक है, रंग देख के इनका भेदभाव किया गया था। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कहाँ पे? एट द रेट अफ्रीका। ठीक है, और इनको ही वॉज थ्रोन ऑफ, ठीक है, उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, थ्रोन ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, इस फर्स्ट क्लास कैरेज, ठीक है, ऑफ द ट्रेन एट, कौन सा स्टेशन था? पीटर मार्टिसबर्ग। ठीक है, ये स्टेशन था। ये स्टेशन से इनको, यानी ये स्टेशन पे इनको जबरदस्ती उतार दिया गया, मतलब धक्का मारा था। फिर देखते 1894 में क्या होता है। ठीक है, तो अब 1894 में इन्होंने एक संस्था बनाई, ठीक है, वहां पे ही साउथ अफ्रीका में रहकर। संस्था का नाम था क्या? नाताल इंडिया कांग्रेस। ठीक है, नाताल इंडियन कांग्रेस। किससे इंस्पायर्ड हुए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से इंस्पायर्ड हुए थे। 10 साल पहले 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया में बनी थी। तो उसकी पॉपुलैरिटी देख के इन्होंने सोचा क्यों ना साउथ अफ्रीका में भी कोई ना कोई कांग्रेस बनाई जाए, ठीक है, इंडियंस को मिला के। तो नाताल मतलब उस टाइम का वहां पे कैपिटल था, ठीक है, साउथ अफ्रीका का। तो ये पहुंचे वहां पे। अब डिस्क्रिमिनेशन हुआ 1894 में, जो इन्होंने क्या फाउंड किया? फाउंडेड इंडियन नाताल कांग्रेस। ठीक है, और सॉरी ये आगे हो गया, नाताल इंडियन कांग्रेस आएगा। ठीक है, नाताल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, 1894 में ये इन्होंने लॉन्च किया, फाउंड किया। फिर बाद में 1899 में क्या होता है कि दूसरा बोर वार होता है। बोर मतलब BOER, मतलब फार्मर। तो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के साउथर्न जितने टेरिटरीज थे उस पे ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। पहले बार में हार गए थे, पहली बार में वो सब इंडिपेंडेंट थे, रिपब्लिक थे। फिर सेकेंड टाइम में ये लोग जीत गए, सेकेंड बोर वॉर में। तो उन लोगों ने जो है सब फार्मर्स जो इंडिपेंडेंट थे उनको हरा के ये सारी की सारी साउथ अफ्रीका वगैरह जितने भी है इन सबको कॉलोनी बना लिया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने। अब इसमें अपने क्या नाम है इसका, हाँ सॉरी, महात्मा गांधी ने इसमें हेल्प किया था। ठीक है, 1000 वॉलेंटियर इन्होंने इकट्ठा किए, और इन्होंने कुछ इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की गठन किया। इनका मकसद ये था कि जो ये बोर वॉर में जो ब्रिटिशर्स और ये जो दूसरे सैनिक इकट्ठा होके जो लड़ रहे ब्रिटिशर्स के साथ, और जो जख्मी होते तो उनको इलाज दिया जाए ऑन फील्ड। ठीक है, उसी वॉर में उनको इलाज वगैरह सब सुविधा दी जाए। लालच क्या था इनका? कि भाई ये सोच रहे थे कि अगर हम ब्रिटिशर्स की उनके युद्ध में समय मदद करेंगे तो हो सकता है कि अफ्रीका में जहाँ पे वो रह रहे तो जो इंडियंस हैं उनको थोड़ा कुछ सहूलियत मिले, मतलब उनको कुछ आज़ादी मिले। ठीक है, तो ये खैर आगे चला नहीं, वो देखते हैं हम लोग। तो ही इस्टेब्लिश्ड
ठीक है, इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, तो इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प, ठीक है, ड्यूरिंग द बोर वॉर, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स की हेल्प के लिए इन्होंने जो है ये स्टार्ट किया था, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प। अब ये चला नहीं, ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, वापस से 1901 में अपनी फैमिली के साथ इंडिया आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये कंटिन्यू नहीं कर पाते इस कॉर्प को। तो जस्ट आए होते 1 साल हुआ ही था, अचानक से इनको एक क्लाइंट का फोन आता है, ठीक है, एक टेलीग्राफ मिलता है कि वापस से कहाँ पे आओ, अफ्रीका में। वो और कोई नहीं, यही दादा अब्दुल्ला ही थे शायद, ठीक है। तो इन्होंने वापस उनको यहाँ पे बुला लिया, क्या नाम है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो फिर अब 1903 में ये क्या करते, एक अपना खुद का न्यूज़पेपर लॉन्च करते, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। नाम था न्यूज़पेपर का क्या, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन पेपर ये पब्लिश करते या न्यूज़पेपर लॉन्च करते, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर, ये इसका जो है उद्घाटन करते, ठीक है। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड, ठीक है, बाय हिम, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। तो ये साउथ अफ्रीका में एक अपना पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 1903 की ये बात है। फिर 1904 में क्या करते, वहाँ पे जो कुछ इंडियंस थे जिनकी कंडीशन बहुत खराब थी, ठीक है, तो उनको रहने खाने की जगह नहीं थी, उनके लिए क्या किया गया, एक सेटलमेंट, नाताल मतलब जो एरिया था उधर का जहाँ पे ये रह रहे थे, तो नाताल में इन्होंने एक फोनिक सेटलमेंट बनाया, ठीक है, टॉल्स्टॉय के फार्म को एग्जाम्पल लेके। तो इन्होंने जो है वहाँ पे एक क्या बनाया, इस्टेब्लिश्ड फोनिक्स, ठीक है, फोनिक्स, याद रखना है इसको, फोनिक्स सेटलमेंट, सेटलमेंट बनाया कहाँ पे, इन नाताल, ठीक है। फिर बाद में 1906 में क्या होता है कि भाई 1906 में इन्होंने ब्रह्मचर्य पालन करने का इन्होंने कसम ली, या क्या बोलते हैं, बाधा बोलते हैं ना वैसे उस टाइम पे, मन्नत वगैरह, मतलब एक डिसीजन ले लिया कि अब से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ठीक है। टू टुक द वो ऑफ ब्रह्मचर्य, ठीक है, 1906 में। तो ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, इसका इन्होंने क्या लिया, एक दृढ़ संकल्प लिया, ठीक है। फिर 1908 में क्या होता है कि भाई ये सत्याग्रह को कॉन्सेप्ट जो था इसको मतलब एडॉप्ट करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट था कहाँ से, सत्याग्रह वर्ड इनको मिला कहाँ से, जो मगन लाल गांधी थे उन्होंने ये कोई वर्ड रिलीज, मतलब इनका कोई कॉन्सेप्ट था, तो उसका कॉन्सेप्ट था इनका सदाग्रह, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट, उनका सदाग्रह कॉन्सेप्ट था, जिसको जो है इन्होंने क्या किया, उसको सत्याग्रह में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, द टर्म सत्याग्रह, ठीक है, adopted, the term सत्याग्रह adopted based on मगन लाल, ठीक है, मगन लाल गांधी का जो एक कॉन्सेप्ट था उनका, फॉर्मुलेशन क्या था उसका, सदाग्रह, सदाग्रह को इन्होंने क्या कर दिया, सदाग्रह को इन्होंने सत्याग्रह कर दिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे 1909 में क्या होता है कि भाई इन्होंने हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज करके जो इन्होंने सॉरी हिंद स्वराज इन्होंने ये बुक लिखी, ठीक है, जो कि अबोर्ड हो रहा था कहाँ पे, जो ये शिप थी, सॉरी
हेलो। हाँ, तो ये जो हिंद स्वराज था, इसको इन्होंने जो है स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैं थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था थोड़ा। तो देखिए, हाँ, इन्होंने हिंद स्वराज लिखा। ठीक है, हिंद स्वराज लिखा जब ये जहाज में ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, जब ये किल्डन प्लाजा, सॉरी, कासल जा रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने ये क्या बोलते हैं, ये मतलब चीज लिखी थी, हिंद स्वराज। ठीक है, वेन दे अबोर्ड। ठीक है, अबोर्ड द शिप। शिप का नाम क्या था? किल्डन, किल्डन कासल की तरफ जब जा रहे थे ये, तो हिंद स्वराज इन्होंने लिखा था। ठीक है, 1909 में। 1910 में देखते हैं। तो 1910 में इन्होंने क्या किया, टॉल्स्टॉय फार्म का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, तो इस्टेब्लिश्ड टॉल्स्टॉय फार्म। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टॉल्स्टॉय फार्म कब इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, कब इस्टेब्लिश किया? 1910 में। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1912 में क्या होता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना, वो साउथ अफ्रीका के टूर पे आते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी से मिलते। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले, मैंने पहले ही बताया था कि ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु या पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ पे आते हैं, इनका टूर होता है कहाँ पे, ये साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका टूर। ठीक है, साउथ अफ्रीका का टूर इनको, मतलब ये साउथ अफ्रीका के टूर पे जाते हैं, वहाँ पे ये मिलते हैं इनसे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे इनके, पॉलिटिकल मेंटर कह लो या फिर गुरु कह लो। ठीक है, ऑफ महात्मा गांधी। फिर 1915 में देखते हैं कि भाई इनकी जो सेवा थी, ठीक है, जो बोर वॉर हुआ था, बोर वॉर के दौरान इन्होंने जो ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, उसके लिए जो है इनको केसरी हिंद मेडल अवार्ड किया गया था। ठीक है, तो ही वॉज अवॉर्डेड बाय कैसर ए हिंद। ठीक है, मेडल। तो बाद में आपको पता होगा कि जब जलियांवाला बाग हुआ था, तो केसरे हिंद का जो मेडल था, इन्होंने क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। ठीक है, विरोध के नाम पे। तो 1915 में ये हुआ। ठीक है, अब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ पे आते, इंडिया में आते। साउथ अफ्रीका से अब इंडिया में वो वापस आते। ठीक है, तो आपको पता है कि 9 जनवरी को हम लोग हर साल क्या मनाते हैं? ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस वगैरह, ये पूरा एक वीक चलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एग्जाम में भी पूछा गया था कि ये हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अमृत महोत्सव है, तो अमृत महोत्सव हम लोग क्यों मना रहे हैं, तो वो हमारा जो दांडी मार्च है, वहां से लेकर पिछले साल 2021 से 2022 का, 2021 का दांडी मार्च, और 2022 का क्या नाम है अपना, ये 15 अगस्त, जो हम लोग आज़ाद हुए, तो उसके बीच में 75 हफ्ते है। तो हम लोग, और ऊपर से हम 75 साल होने वाले हमारे आज़ादी के। तो हम लोग ये 75 हफ्तों को 75 साल की तरह आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हर एक महोत्सव, हर एक चीज, हर एक मतलब कॉन्सेप्ट, पॉलिसी का कोई ना कोई एक इवेंट होता है, एक मकसद होता है, तो पता होना जरूरी है। तो प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग 19 जनवरी 1915 को क्यों मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी उस दिन इंडिया में आए थे। ठीक है, तो गांधी रिटर्न इंडिया। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका से ये इंडिया में आए थे, तो इसलिए जो है हम लोग क्या मनाते हैं इस दिन, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो डेट याद रखो, 9 जनवरी 1915। फिर 1917 को क्या होता है कि भाई साबरमती आश्रम इन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश किया। ठीक है, कहाँ पे वो, अहमदाबाद में। तो ही इस्टेब्लिश्ड साबरमती, साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम इन्होंने कहाँ पे इस्टेब्लिश किया, एट द रेट अहमदाबाद।
ठीक है, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे इन्होंने साबरमती आश्रम बनाया। ठीक उसी टाइम पे 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी होता है। ठीक है, जो कि बिहार में, तीन कटिया कानून वगैरह आपको पता होगा उधर। ठीक है, तो चंपारण, ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक सत्याग्रह, अभी हम सिर्फ टाइमलाइन देख रहे हैं, क्योंकि गांधी जी की टाइमलाइन में ही पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री छुपा हुआ है। तो हमको क्या जरूरत है, क्या पढ़ना है, वो सब इस टाइमलाइन में इम्पोर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह होता है, ठीक है, गांधी जी के द्वारा। तो इसको हम लोग फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस के नाम पे भी ये खास जाना जाता है। ठीक है, तो गांधी जी की खासियत यही थी कि सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू क्या किया जाए, प्रेशराइज किया जाए गवर्नमेंट को। 1918 में जस्ट एक साल बाद, क्योंकि ये लिंक, अभी ये चीज मैं टाइमलाइन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। 1917 और 1918 और क्या बोलते हैं 1920 में क्या है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल और खेड़ा सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये चारों आपको क्या कर देंगे, एक लाइन में दे देंगे और बोलेंगे कि भाई कौन सबसे पहले हुआ। तो ये स्पेशल उनका खास क्वेश्चन है, हर दूसरे साल एक साल में तो आ ही जाता है। अगर यूपीएससी में नहीं है तो स्टेट पीसीएस में तो फिक्स है, कोई ना कहीं आपको देखना ही देखना है। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसे हम फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस भी कहते हैं, जो 1917 में हुआ था। फिर 1918 में क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था। ठीक है, यहाँ पे वर्कर्स जो है कुछ डिमांड कर रहे थे कि इनका क्या होना चाहिए, बोनस बढ़ना चाहिए। ठीक है, और दोनों में ही यही हुआ था कि गांधी जी आए, गांधी जी ने जो है इसको एक मास प्रोटेस्ट की तरह मतलब प्रोपोगेट किया, और क्या बोलते हैं, उनकी पूरी डिमांड तो फुलफिल नहीं हुई, लेकिन हाँ कि जिस डिमांड पे वो लोग रुके हुए थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने अपनी डिमांड को थोड़ा ऊपर बढ़ा के इनको दिया। ठीक है, बट वो सक्सेस रहा, क्योंकि कुछ तो झुके सामने वाले। तो ये चीज क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये वायरल हुआ कि भाई ये एक बंदा आया है जो सत्याग्रह के माध्यम से बिना कुछ किए, बिना कोई डंडा चलाए, कुछ भी किए, हिंसा किए, ये क्या कर रहा है, सामने ब्रिटिशर्स को झुका दे रहा है। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है। ठीक है, 1918 में होती है। इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। ठीक है, गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, तो भूख हड़ताल के कारण जो है मतलब बहुत सारी भीड़ हो गई थी, और वहाँ के जो मिल के मालिक थे वो लोग हैरान हो गए कि भाई अगर इसको कुछ हो गया तो फिर हमारी मिल विल का बहुत लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर से सरकार का भी प्रेशर। फिर 1918 को देखते हैं। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के जस्ट उसी साल खेड़ा सत्याग्रह होता है। क्या होता है, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो ये आपको ये लाइन वाइज याद रखना है। खेड़ा सत्याग्रह को कहा गया है कि फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो पहला सिविल डिसोबीडियंस कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। पहला हंगर स्ट्राइक कौन सा था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन सा था, तो पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट माना जाए तो खेड़ा सत्याग्रह को माना जाता है। ठीक है, जो 1918 में हुआ था। तो फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इधर कुछ टैक्स वैक्स बढ़ गया था, तो इन्होंने जो है कोऑपरेट करने से मना कर दिया। ठीक है, हम नहीं देंगे ऐसा ऐसा कुछ। फिर बाद में 1990 1919 में क्या होता है कि भाई रॉलेट एक्ट पास होता है। ठीक है, जिसमें मतलब ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बिना वजह बताए, जो ब्रिटिशर्स की सरकार है, जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर है, वो आपके घर में घुस के आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपको वारंट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। और उस टाइम पे हैबियस कॉर्पस होता था, मतलब जिसमें अगर आपको अरेस्ट कर दिया है तो हैबियस कॉर्पस भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर हैबियस कॉर्पस का यूज क्या था कि भाई अगर आपको अरेस्ट कर लिया तो आपका फ्रेंड वगैरह कोई भी उस नागरिक जो है आपको हैबियस कॉर्पस का आपका वहां पे डालेगा, क्या बोलते हैं, कोर्ट में अपील, और उसके थ्रू आपकी सुनवाई होगी, और आपको वापस, अगर आप नॉन गिल्टी हो तो आपको तुरंत वापस बुला लिया जाएगा। ठीक है, आपको बेल दे दी जाएगी, बट ये भी उसमें हटा दिया गया। ठीक है, तो 1919 में क्या होता है, ये रोलेट एक्ट के खिलाफ क्या करते हैं गांधी जी, सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, तो सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। ठीक है, तो रोलेट एक्ट के खिलाफ
क्या करते हैं, सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं 1919 में। अब उसी टाइम पे क्या होता है 1919 में कि भाई अप्रैल महीने के आसपास जलियांवाला बाग का कांड हो जाता है, ठीक है, मैसेकर ऑफ अमृतसर, ठीक है। तो उसे हम फेमसली क्या जानते हैं, जलियांवाला बाग, ठीक है, बाग मैसेकर। तो ये जलियांवाला बाग होता है। अब 1920 में क्या होता है, एक साल बाद, कि भाई एक हंटर कमीशन अपॉइंट किया जाता है कि जो ये जलियांवाला बाग में जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हंटर कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। वो ये कमीशन चेक करता है कि भाई जो जनरल डायर थे इन्होंने मतलब जानबूझ के किया ऐसा वैसा उल्टा सीधा, ले दे के जनरल डायर को इन्होंने छोड़ ही दिया था, ठीक है। तो फिर ऐसा किया गया, ठीक है। और जनरल डायर के साथ कुछ बड़ी ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई उसको फांसी बासी कुछ नहीं, सिंपल उसको बोला कि तुम इंडिया में से निकल जाओ, अब से आने वाले टाइम पे इंडिया में तुमको क्या नहीं मिलेगा, अगली पोस्टिंग कभी भी इंडिया में नहीं मिलेगी। तो भाई अब उस टाइम पे तो भाई इनके बहुत सारे कॉलोनीज थी, अकेले इंडिया थोड़ी, बल्कि उसका तो प्रमोशन हो गया था, ठीक है। तो 1920 में हंटर कमीशन अपॉइंट होता है, ठीक है, हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड, ठीक है, हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट दी जलियांवाला बाग, ये जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन आता है, हंटर कमीशन आता है, ठीक है। फिर 1920 को ये क्या होता है कि भाई इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया 1920 में, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो खिलाफत वाला मूवमेंट था उसी के साथ जोड़ के इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर 1922 में क्या होता है, 1922 में, अब ये खिलाफत वाले मूवमेंट के साथ स्टार्ट किया था, हुआ गया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था ये, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे टर्की जो ओटोमन अम्पायर था उसके राजा को हरा के, मतलब उसके वहाँ उस साम्राज्य को हरा के वहाँ पे कब्जा कर लिया था। वहाँ पे जो खलीफा था उसका, उसको मतलब थोड़ा रूडली बिहेव करके उसको हटा दिया था गद्दी से। तो खलीफा को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे मुसलमान मतलब एक प्रेस्टिजियस पोस्ट की तरह मानते थे। तो कि भाई ब्रिटिशर्स पे दबाव डाल रहे थे कि भाई ये जो है नहीं चलेगा, आप हमारे धार्मिक गुरु के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में भी बहुत सारे ग्रुप्स, ठीक है, खिलाफत वगैरह चल रहा था, ठीक है। तो गांधी जी ने भी सोचा कि उस टाइम बाल गंगाधर तिलक ने भी सोचा, दोनों ने मिलके कि भाई ये सही टाइम है हिंदू और मुसलमानों को एक करने का, ठीक है। हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं इसमें हिंदू रहेंगे और क्या बोलते हैं अपने खिलाफत मूवमेंट में वो मुसलमान है, तो दोनों को मिला के एक दोनों को ब्रिटिशर से गुस्सा है, तो दोनों को ही जो है एक अम्ब्रेला के नीचे ला लो, ठीक है, एक छाते के नीचे ला के, एक ही दुश्मन है जब, तो फिर एक छाते के नीचे आके हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। बट होता क्या है कि भाई जिसके लिए हम लोग इतना संघर्ष कर रहे थे, ठीक है, ये आपने मुस्लिम भाईजान, तो वहाँ टर्की में जो खलीफा था वो तो खुद ब्रिटिशर्स की बात मान गया और ब्रिटिशर्स के साथ ही मिलके वहाँ पे ओटोमन अम्पायर जो है, वहाँ के खुद के लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, तो अब इंडिया में क्या प्रोटेस्ट करना। तो धीरे धीरे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी एक साल के अंदर जो है एबॉलिश हो जाता है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं रहता, बट इसमें हमको बहुत सारे अचीवमेंट मिली, ठीक है। हमने बहुत सारे टेस्ट कर लिए कि भाई मास जो प्रोटेस्ट होता है कैसे होता है, मोबिलाइजेशन कैसे करना है, ठीक है, वो सब हमको आइडिया मिल गया। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आगे, ठीक है। फिर हम 1922 में देखते हैं, ठीक है, क्या होता है कि भाई बारडोली तालुका में, ठीक है, सत्याग्रह होता है। तो बारडोली सत्याग्रह इस टाइम पे होता है, यहाँ पे कमान कौन संभालता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। बारडोली बारडोली सत्याग्रह होता है यहाँ पे, ठीक है, 1922 में होता है। फिर उसी साल क्या होता है कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो चल ही रहा था, इस टाइम पे हुआ क्या, चौरी चौरा स्टार्ट हुआ, ठीक है। चौरी चौरा बोला जाता है कि वैसे तो रीजन तो ये था कि भाई खिलाफत मूवमेंट जो है ऑलरेडी वीक हो गया था, बट ये चौरी चौरा के इंसिडेंट ने जो है इसको और भी वीक कर दिया,
ठीक है, गांधी जी ने वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस कर लिया। चौरी चौरा मतलब यूपी में एक गांव है, वहाँ पे एक पुलिसमैन, वहाँ पे पुलिस की चौकी थी, पुलिस की चौकी को इन लोगों ने प्रोटेस्ट के नाम पे आग लगा दिया। प्रोटेस्टर्स जितने भी थे, सत्याग्रही जितने थे, इन लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया और बहुत सारे पुलिसमैन मारे गए, जिसकी वजह से गांधी जी नाराज होकर इन्होंने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस कर लिया, ऐसा बोल के कि हम लोग जो है अहिंसा अहिंसा और सत्य के साथ है, हमारे यहाँ पे इस सत्याग्रह में हिंसा नहीं होगी। ठीक है, तो 1922 में क्या होता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। ठीक है, और इसके तहत क्या होता है, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी क्या करते हैं, कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ये वापस ले लेते हैं कि भाई अब जो है हम लोग को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हिंसा हो रही है। ठीक है, तो ये वापस ले लेते हैं। अब 1924 में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट ईयर है, पहली बार गांधी जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, पहली बार जीवन में एक बार प्रेसिडेंट बने बस, उसके बाद कभी भी नहीं बने 1924 में। उसके बाद अगले साल सरोजिनी नायडू बनी थी शायद। ठीक है, तो 1924 इंपॉर्टेंट है, बेलगाम सेशन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट बेलगाम बेलगाम सेशन। ठीक है, जो बेलगाम जो सेशन हर साल, आपको पता ही है कि हर साल कांग्रेस जो है दिसंबर महीने में अलग अलग जिलों में मिलती थी। ठीक है, इंडिया के हर एक अलग अलग जिलों में ये मिलती थी अपने, ताकि अपने बारे में पूरे ऑल ओवर इंडिया का सपोर्ट ले सके। एक जगह मिलेगी तो कहाँ बाकी सब लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में 1925 को क्या होता है अगले साल, कि इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन। स्पिनर्स मतलब वो क्रिकेट वाले नहीं है, जो बुनकर होते हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन बनाते हैं। वो खादी, वो कपड़ा वपड़ा नहीं बुनते। ठीक है, तो इस्टेब्लिश्ड बाय, कौन इस्टेब्लिश करता है भाई, गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी ने ये ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन भी बनाया, जो एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, फिर बाद में 1925 में इन्होंने अपनी जो बुक लिखी, जो आज भी बहुत ही फेमस है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, जो आज भी बहुत लोग पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, एथिक्स के पेपर में वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बुक का नाम है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, ये बुक को आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। ठीक है, सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा, ये गुजराती का ट्रांसलेशन है। 1929 में क्या होता है कि भाई इन्होंने पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन, मतलब अब जो है अब कांग्रेस का ज्यादा बात होगी इधर, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास होता है लाहौर कांग्रेस में। ठीक है, लाहौर में कांग्रेस की मीटिंग होती है, जैसे हर साल होती थी। इधर का जो हेड होता है, इस बार जो हेड करते हैं वो कौन होते हैं, ये शायद, हाँ, जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का डिमांड रखते हैं, और उसी के एक महीने बाद जनवरी 26 जनवरी को भारत का झंडा लहरा के जो है अब बोलते हैं कि हम पूर्ण स्वराज है। ठीक है, एक तरीके से मिनी इंडिपेंडेंस मनाया जाता है। ठीक है, तो 1929 में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास होता है। रिजोल्यूशन एडॉप्टेड, कहाँ पे एडॉप्ट किया जाता है, एट लाहौर एनुअल एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, ये चीज थोड़ा याद रखना। फिर 1930 को क्या होता है कि भाई पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास होने के बाद जस्ट 2 महीने बाद गांधी जी क्या करते हैं, दांडी मार्च। 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट होता है। 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ, ईयर याद रखो। ठीक है, 1930। 1931 में क्या होता है भाई, दांडी मार्च देख के, क्या बोलते हैं, सॉल्ट कानून वगैरह तोड़ के, इतना बड़ा मास मोबिलाइजेशन देख के
गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट साइन होता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या चल रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। ठीक है, जो कि लंदन में चल रहा था। पहला कॉन्फ्रेंस हो चुका था जिसमें गांधी जी वगैरह ये सब नहीं गए थे और ये लोग डांडी मार्च कर रहे थे। वो लंदन में प्रधानमंत्री, जो लंदन, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, उसके सामने ये चल रहा था। ठीक है, मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड नाम था उनका, राम से मैकडोनल्ड। तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पता चला कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो वहां से ऊपर से प्रेशर आ रहा था यहाँ के जो वाइसरॉय थे इनके ऊपर, कि भाई गांधी जी वगैरह को जो है मनाओ। ठीक है, उनकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करो और यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाओ। तो भाई दांडी मार्च में इन्होंने जो डिमांड रखी थी, उस डिमांड में सारी डिमांड तो पूरी हो गई, लेकिन 3 डिमांड पूरी नहीं की गई। ठीक है, पहली डिमांड थी भगत सिंह को, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों को जो फांसी लगने वाली थी, इसके लिए मना किया गया था डिमांड में, लेकिन वो डिमांड नहीं मानी गई। दूसरी डिमांड थी कि भाई ये जो पुलिस के ऊपर, मतलब पुलिस उल्टा सीधा कहीं भी लाठी चार्ज कर देती है जिसकी वजह से लोगों की डेथ होती है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो ये दूसरी डिमांड नहीं मानी गई। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ये डिमांड नहीं मानी कि हमारे पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होगी, तो जिसको चाहे उसको मार सकते हैं। तो ये 2 डिमांड कुछ थी जो मतलब नहीं मानी गई, बाकी सारी डिमांड कुछ मान ली गई थी। एक और डिमांड थी बट याद नहीं आ रही। ठीक है, शायद 2 ही हो। तो ये 2 डिमांड पे नहीं मानी, बाकी सब मान ली गई। तो ठीक है, इतने में मान गए गांधी जी। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। फिर गांधी जी मानते, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये 1931 में पहुंचते। ठीक है, लंदन पहुंचते। ठीक है, ज्वाइंट सेकंड आरटीसी, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे, लंदन में। ठीक, फिर 1932 में देखो कोई फायदा तो हुआ नहीं। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि ऊपर से 1932 में क्या हुआ कि राम से मैकडोनल्ड, जो उधर के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड का घोषणा कर दिया कि पहले जो है खाली सिख, मतलब पहले जो है खाली मुसलमानों और ये सिख वगैरह को ही क्या बोलते सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता था, अब सभी को मिलेगा। SC ST OBC, सिख, पारसी, जितने भी कम माइनॉरिटी वगैरह जितने भी, सबको जो है अब सेपरेट इलेक्टोरेट का, मतलब उनकी अलग अलग अपनी सीट पे वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक जगह पे 100 हिंदू मुस्लिम रहते हैं, मतलब 100 लोग टोटल रहते हैं, उसमें से समझ लोगे 60 जन कौन है, मुस्लिम है, और 40 हिंदू है। तो मेजोरिटी वहाँ पे कौन हुए, मुस्लिम। तो वहाँ पे जो नेता इलेक्ट होगा वो भी खाली मुस्लिम ही होगा। ठीक है, वहाँ इलेक्शन भी खाली मुसलमान ही लड़ेंगे। अगर अपोनेंट और वहाँ पे क्या बोलते हैं कोई भी रूलिंग पार्टी कोई भी हो, खाली वहाँ पे कौन खड़ा होगा, मुसलमान। तो फिर वो 40 जो हिंदू है उनका क्या मतलब दोष है। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम कुछ ऐसा था। ठीक है, तो इसको और बड़ा कर दिया मैकडोनल्ड जो थे, इस नाम से मैकडोनल्ड, इसने क्या कम्युनल अवार्ड लाके इसको अब SC ST के लिए भी खोल दिया, और OBC और सिख पारसी जितने भी थे सबके लिए। तो इन्होंने राम से मैकडोनल्ड का क्या आता है इस टाइम पे, ये राम से मैकडोनल्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। ठीक है, वहाँ के क्या नाम है इधर, इंग्लैंड के, राम से मैकडोनल्ड इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, कम्युनल अवार्ड। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड मतलब इन्होंने ये जो है इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत ये सब सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम था। 1932 में देखो भाई गांधी जी नहीं माने, कोई भी बड़े बड़े नेता नहीं माने, तो गांधी जी लास्टली क्या करते हैं, ये फास्ट अनटू डेथ पे चले जाते हैं। ठीक है, फास्ट अनटू डेथ में ये चले जाते हैं अपना, ये इन्होंने आमरण अनशन का बोला कि भाई अगर ऐसा होगा, मतलब ऐसे तो भाई हमारा पूरा देश बढ़ जाएगा ना, ना इधर के रहेंगे ना उधर के। जब मतलब अब SC ST में खाली SC ST लीडर बनेगा। ठीक है, तो फिर मतलब तो ऐसे खुद का एक मतलब गुट बन जाएगा कि वहाँ पे सिर्फ इतने हैं, वहाँ ऐसे मतलब पूरा देश बढ़ जाएगा। तो इससे नाराज होके जो है इन्होंने क्या किया, अपने आप को मतलब सजा दी और भूख हड़ताल किया, आमरण अनशन किया। और इसके नेता कौन थे ये सब कराने के, भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर को बुलाया गया, और भीमराव अम्बेडकर ने फिर बाद में
एक पैक्ट साइन किया, पैक्ट का नाम था पूना पैक्ट। ठीक है, तो पूना पैक्ट साइन कर दिया गया। ठीक है, पूना पैक्ट ये कहता है कि भाई जो मतलब जो आप मांग रहे हो सेपरेट इलेक्ट्रोड, उसको ना दे के हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा रखते हैं कि सेपरेट इलेक्ट्रोड में आप मतलब एक एरिया को पकड़ रहे हो, इससे अच्छा क्या करो कि रिजर्वेशन दे देते हैं। ठीक है, मतलब 200 लोगों की सीट है लोकसभा में, तो इसमें से 40 लोग SC ST के होंगे। ठीक है, तो ऐसा रखते हैं। ठीक है, 160 लोग, बाकी मेजोरिटी और मुसलमान ये सब रहेंगे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम वगैरह, बाकी 40 जन SC ST का रहेगा रिजर्वेशन। ठीक है, तो इस पे ये मान गए कि हाँ भाई हमको जो है रिप्रेजेंटेशन तो मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस पे ये मान जाते हैं भीमराव अम्बेडकर। तो पूना पैक्ट साइन होता है। ठीक है, किसमें? बिटवीन अम्बेडकर एंड गांधी। वैसे गांधी जी उस टाइम पे बहुत बीमार थे, जेल में ये साइन हुआ था। गांधी जी शायद जेल में थे, तो गांधी जी जेल में थे, अम्बेडकर आए थे साइन करने, तो गांधी जी बीमार थे, साइन नहीं कर सकते थे, इसलिए मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी के बदले साइन किया था। ठीक है, और अम्बेडकर की साइन तो थी। फिर उसी साल 1932 में इन्होंने जो है एक अपना संघ स्टेब्लिश किया जिसका नाम था हरिजन हरिजन सेवक संघ। ठीक है, ये इनका एक संघ था जिन्होंने इन्होंने जो है स्टैब्लिश किया गांधी जी ने। ठीक, फिर 1933 में क्या होता है? 1933 में इन्होंने जो है एक अपनी बुक या फिर अपना एक पब्लिकेशन लॉन्च किया जिसका नाम था हरिजन। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा आता है। ठीक है, हरिजन इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, फिर बाद में हिंदी में हरिजन सेवक और हरिजन बंधु गुजराती में हरिजन वगैरह कॉमन है। ठीक है, फिर बाद में एक आंदोलन था साउथ में, टेम्पल एंट्री का था। ठीक है, जिसमें ट्रेवनकोर में एक टेम्पल था, तो उसको हरिजन्स के लिए खोला गया। हरिजन मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो छोटे मोटे छोटे मतलब कास्ट के जो लोग थे जिनका मतलब अनटचेबिलिटी बहुत होता था, उनको गांधी जी ने जो है हरिजन का टैग दिया। मतलब हरि मतलब विष्णु। ठीक है, उनके लोग, तो मतलब उनके नजदीक, सबसे नजदीक रहने वाले उनको बोलते हैं हरिजन, ऐसा। ठीक है, उनको एक रेस्पेक्ट देने की बात की थी। तो फिर बाद में 1936 में क्या होता है कि ट्रेवनकोर के जो टेम्पल थे, ठीक है, ट्रेवनकोर टेम्पल्स, ठीक है, ओपन टू हरिजन। तो हरिजन के लिए ये सब दरवाजे खोल दिए गए मंदिरों में जहां उनको जाने को नहीं मिलता था। तो 1942 में क्या होता है? तो 1942 में सबको पता है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन मतलब पास होता है। ठीक है, इसमें नारा दिया जाता है करो या मरो, डू और डाई। कहाँ से पास होता है ये? तो ये गोवालिया टैंक। ठीक है, गोवालिया टैंक जो है आपका बॉम्बे में। ठीक है, वहाँ पे ये गांधी जी जो है यहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास करते हैं और नारा देते क्या? डू और डाई। ठीक है, करो या मरो। फिर 1946 में हम लोग देखते हैं कि 1946 में 3 जन की कमेटी आती है। ठीक है, 3 मेंबर की कमेटी पहुंचती है और इसमें क्रिप्स मिशन कहा जाता है उसे, कि भाई आज़ादी के लिए वो, फिर वो डोमिनियन स्टेटस वगैरह की डिमांड करते हैं जो हम लोग नहीं चाहते। हम लोग फ्रीडम चाहते थे, एकदम कंप्लीट फ्रीडम, लेकिन वो देते नहीं है, बोलते डोमिनियन स्टेटस वगैरह ऐसा। तो फेल हो जाता है वो सब। फिर आगे बहुत कुछ होता है। ठीक है, माउंट बेटन प्लान, राजा गोपालाचारी प्लान वगैरह सब हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे 1946 में हम लोग देखते हैं कि 3 मेंबर कमेटी आती है यहाँ पे। ठीक है, 3 मेंबर ब्रिटिश डेलीगेशन। ठीक है, ब्रिटिश डेलीगेशन, उसका नाम था क्या? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर 3 मेंबर में से एक मेंबर का नाम क्रिप्स स्टैफर्ड क्रिप्स था। ठीक है, वो कौन थे? वो पहले एक बार शायद स्टेट सेक्रेटरी भी रह चुके थे, बट वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। ठीक है, वो इस मेंबर मतलब इस डेलीगेशन के लीडर थे, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके मेंबर के नाम याद रखो क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं क्रिप्स मिशन के लोग मतलब कौन मेंबर थे। तो पहला तो है स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, फिर पैथिक
लॉरेंस, फिर बाद में अंतिम वाला कौन है, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों का नाम याद रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको। फिर बाद में 1946 में क्या होता है, उसी साल कि भाई कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी बैठती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, क्या होता है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यहाँ पे अब फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर 30 जनवरी 1948 को आपको पता ही है कि नाथूराम गोडसे असैसिनेट गांधी जी। ठीक है, गांधी जी को ये असैसिनेट कर देता है, मतलब गोली मार देता है प्रार्थना के टाइम पे। फिर 1948 को उसी टाइम पे इनको जो है क्रीमेट किया जाता है यमुना नदी के किनारे। ठीक है, बाय हिज सन रामदास। ठीक है, एट राजघाट, राजघाट को फिर एक मेमोरियल बनाया जाता है। ठीक है, राजघाट जो दिल्ली में है, इस मेमोरियल, ठीक है, मेमोरियल डेडिकेटेड टू गांधी इन दिल्ली। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा इनका टाइमलाइन। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, ये पूरा इनका टाइमलाइन था महात्मा गांधी की लाइफ की पूरी जर्नी। 2 अक्टूबर 1869 से लेके हमने जो इनको पूरा इनके डेथ के टाइम तक हमने देखा। ठीक है, 1948 तक। ठीक है।